चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर 9 का पार्ट 6 आज हम करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर डिस्कशन करा था। आज की वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। देखिए ये क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए या हमारी कंपनी के लिए डेब्ट अच्छा रहेगा या इक्विटी अच्छा रहेगा, डिबेंचर अच्छे रहेंगे या ओनर्स फंड अच्छा रहेगा। इन दोनों का अफेक्टिव डिसीजन लेना ही, इन दोनों के बेसिस पे अफेक्टिव डिसीजन लेना ही हमें राइट कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन हम बोल सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इक्विटी या डेब्ट में से कौन सा कंपनी के लिए बेटर है सिचुएशन वाइज, वो हम डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। फॉर्मूले की बात करें, डेब्ट अपॉन इक्विटी है। अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन, कौन सा होना चाहिए? विच रिजल्ट इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स और विच ब्रिंग राइज इन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। राइट, ऐसा हमें कैपिटल स्ट्रक्चर चुनना है जिससे इक्विटी शेयर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है वो बढ़े, प्लस जो उनके प्राइजेस हैं इक्विटी शेयर्स के वो बढ़े। अल्टीमेटली जो ओनर्स फंड है उनकी हमें कैपेबिलिटी बढ़ानी है, हमारे शेयर होल्डर्स का हमें फायदा करवाना है। ये हर कंपनी का मकसद होता है और हम अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू देखने वाले हैं कि कौन से फैक्टर डिफाइन करते हैं राइट कैपिटल स्ट्रक्चर को। चलिए, पहला फैक्टर है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, सिंपल राइट। चलिए, अ कंपनी एम्प्लॉयज मोर ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी ज़्यादा डेब्ट अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में कब रख सकती है, इशू कर सकती है? इफ़ कंपनी इज श्योर ऑफ जनरेटिंग इनफ कैश इनफ्लो, जब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा हो, पैसा आ रहा हो, तब तो वो डेब्ट इशू कर सकते हैं। नहीं तो इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश देन इट मस्ट एम्प्लॉय more of equity in its capital structure as there is no liability for company to pay its equity shareholder। देखिए, अगर रेगुलर इनकम फ्लो है, कैश फ्लो है, तभी आपको डेब्ट इशू करना है, क्योंकि डेब्ट इशू करने के बाद आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और वो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा आना चाहिए या होना चाहिए आपकी कंपनी में, राइट। इसलिए यहाँ पर बोल रखा है कैश फ्लो है तो डेब्ट इशू करिए, अगर कैश फ्लो नहीं है तो इक्विटी इशू करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं होता, डिविडेंड होता है। डिविडेंड भी कब होता है? जब प्रॉफिट अर्न होता है कंपनी को, सिंपल। चलिए, सेकंड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखिए ये क्या बोलता है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर्स द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। अब यहाँ तक ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक आपको अगर समझ में नहीं है तो सिंपल भाषा में ये मतलब है कि यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी की रेपुटेशन या उसकी कैपेबिलिटी कि वो इंटरेस्ट पे कर पाती है या नहीं। इंटरेस्ट मतलब जब हम लोन्स वगैरह बोरो करते हैं, बोरोड फंड लेते हैं, जब डिबेंचर इशू करते हैं तो हमें जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। तो हम इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है वो चेक करता है हमारा ICR, सिंपल राइट। हाई ICR मीन्स कंपनी कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड, right, securities, whereas lower ICR means less borrowed fund security, right। देखिए वापस से एक बार देख लीजिए, इट रेफर टू नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग बिफोर टैक्सेस कवर्स द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। यहाँ पर क्या है, कंपनी की अर्निंग अगर ठीक ठाक है, इट रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, राइट। मतलब जो कंपनी की अर्निंग हो रही है टैक्सेस वगैरह पे करने से बिफोर, राइट, अगर वो ठीक ठाक है, अगर वो ठीक ठाक है और क्या कर रही है, उसके बाद पैसे बच रहे हैं, राइट, और वो पैसे हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, तब तो डिबेंचर आप इशू कर सकते हैं। लेकिन आपकी अर्निंग ही बहुत कम है, टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद बहुत ही कम आपकी अर्निंग बच रही है, तब आपको डिबेंचर इशू नहीं करना चाहिए। सिंपल सा ये फंडा है, राइट। हाई ICR मीन्स कंपनी कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड। ICR हाई होना मतलब आपकी जो अर्निंग है इंटरेस्ट और टैक्सेस देने के बाद भी ज़्यादा है, हाई है, तो आप बोरोड फंड फ्यूचर में भी और अभी भी इशू कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, आपने अपने सारे खर्चे निकालने के बाद भी जब आपके पास अच्छी खासी इनकम बच रही है तब तो आप अभी भी और फ्यूचर में भी बोरोड फंड इशू कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट और टैक्सेस देने के बाद इनकम बहुत श्रिंक हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे बोरोड फंड इशू करने हैं या नहीं करने।
बेस्ट सिचुएशन होगी नहीं करें तो ही बेटर है, क्योंकि आपके पास इनकम फ्लो इतना नहीं है, राइट। तो आईसीआर क्या रहेगा, अगर हाई आईसीआर है तो बोरोड फंड इशू करिए, अगर लोअर आईसीआर है तो आप लेस बोरोड फंड आपको इशू करने पड़ेंगे, राइट। तो मतलब कंपनी की कैपेबिलिटी बता रही है कि ये इंटरेस्ट हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर हमारे पास टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद अच्छी इनकम है तो आप बोरोड फंड इशू करें, नहीं तो आप नहीं करें, राइट। थर्ड, इससे ही मिलता जुलता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। देखिए, डिबेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट तो देते ही हैं प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी देते हैं। दैट सिंपली मीन्स अगर आपने किसी से 100 रुपये लिए और वहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी लग रहा है 5-10% का जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट तो हर महीने देना ही देना है, प्लस वो 100 रुपये जो आपने लिए हैं उससे वो भी तो आपको चुकाने पड़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ देखता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या देखता है बच्चा, एक तो इंटरेस्ट भी देखता है प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे करोगे वो भी देखता है। अगर आप इस सिचुएशन में हो कि इंटरेस्ट के साथ साथ आप उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर सको, तब तो वहाँ पर बोला जाएगा कि आप क्या कर सको, आप डिबेंचर इशू कर सकते हो। अगर आप इस कैपेबिलिटी में नहीं हो कि आप इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे कर सकते, तब आपको बोरोड फंड इशू नहीं करने चाहिए। सिंपल। चलिए इसमें देखते हैं, दिस वन स्टेप अहेड आईसीआर, ये आईसीआर का एक आगे स्टेप है। DSCR डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो टेक केयर ऑफ रिटर्न ऑन इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रिपेमेंट। हो रहा है, इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल रिपेमेंट पे भी ध्यान देता है। इफ DSCR इज हाई, अगर DSCR हाई है देन कंपनी कैन हैव मोर ऑफ डेब्ट। अगर DSCR हाई है दैट सिंपली मीन्स कि आपके पास खूब पैसा है, इंटरेस्ट और टैक्सेस पे करने के बाद भी आपके पास इतना पैसा है कि आप इंटरेस्ट भी पे कर सको और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर सको, तब आपको डिबेंचर आप इशू कर सकते हैं। लेकिन इफ DSCR is less than company must avoid debt and depend on equity only। अगर आपके पास DSCR कम है, राइट, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं बच रहा कि आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट दे सको, तब आपको इक्विटी ही इशू करनी चाहिए, डिबेंचर की तरफ नहीं जाना चाहिए। सिंपल हो रहा है, क्लियर। चलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन कंपनी मस्ट प्रीफर डेब्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। मतलब जो भी आप पैसा लगा रहे हैं जहां पर भी, और उससे ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब नॉर्मल सी बात है ना, आप ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल चुनते हैं जहां पर आपको जितना पैसा लगा है उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हो, राइट। तो इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, if return on investment is more than the rate of interest then company must prefer debt in its capital structure, तब हम डिबेंचर अपना प्रीफर कर सकते हैं। if आगे देखते हैं, if return on investment is less than the rate of interest, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, हमें बहुत कम मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही उससे ज्यादा है, तब हमें शुड अवॉइड डेब्ट एंड रिलाई ऑन इक्विटी कैपिटल, राइट। नॉर्मल सी बात यह है कि अगर आपको 100 रुपये कहीं पर लगा रहे हो और आपको फायदा हो रहा है 200 का, राइट, किसी से ले रहे हो, राइट, और आपको फायदा हो रहा है 200 का, तब तो उस जगह पे इन्वेस्ट करना या डिबेंचर इशू करना अच्छी बात है। नहीं तो अगर ROI आपका ठीक नहीं है, ROI आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं मिल रहा, तब आपको क्या करना है, इक्विटी पे फोकस करना है। यस और नो, क्लियर हो रहा है। एक बार वापस पढ़ लीजिए इसको, जितनी बार भी पढ़ेंगे उतना क्लियर हो जाएगा। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट राइट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देते हैं आप, मान के चलिए जैसे मैं बता रहा हूँ 5%, 2%, 3%, राइट। आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, राइट, वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही करना है, वो इंटरेस्ट आपको हर महीने पे करना है। तो आपको जो ROI मिल रहा है, मतलब बोरोड फंड क्या होता है, आपने थर्ड पार्टी से कोई पैसा लिया है, वो पैसा आप जिस इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे हो, जिस काम पे लगा रहे हो, वो काम से अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, राइट, मान के चलते हैं, थोड़ा सा और इजी करते हैं इसको क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। मान के चलिए कि आपने किसी थर्ड पर्सन से कोई पैसे लिए और अपने काम पे लगाए हैं, राइट। तो वो काम पे अगर आपने पैसे लगाए हैं, उससे जितने भी इनकम हो रही है आपको, जहां पर भी आपने पैसे लगाए, वो सारी इनकम चले जा रही है इंटरेस्ट देने में, तो उसका कोई मतलब नहीं है डिबेंचर उस केस में इशू करने का। मान पूरा बच्चों क्लियर। यहाँ पर अगर आपने 100 रुपये किसी से लिए हैं, 100 रुपये किसी से लिए हैं और उसमें 10% या 5% इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, और वो 100 रुपये जो आपने किसी से लिए हैं वो किसी काम में लगा रहे हो, और उस काम में लगा कर भी आपको 100 रुपये ही प्रॉफिट हो रहा है, और वो 100 रुपये जितना प्रॉफिट हो रहा है वो सब इंटरेस्ट ही पे करने में चला जा रहा है आपका, तो उस सिचुएशन में डेब्ट इशू करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 100 रुपये अपने काम में लगाए हैं और आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 200 रुपये आपको इंटरेस्ट पेमेंट के लिए चले जा रहे हैं और 800 रुपये अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर आपको डेब्ट इशू करना चाहिए।
चाहिए, इक्विटी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉस वाली सिचुएशन में है कि आपको आरओआई नहीं मिल पा रहा है, आपका जो इंटरेस्ट है वही आपका इक्वल बन जा रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आपके प्रॉफिट के, तब आपको इक्विटी इशू करना चाहिए। अब हो रहा है क्लियर? चलिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट की बात करें। If firm can arrange borrowed fund at lower rate of interest, then it will prefer more of debt as compared to equity. अगर आपको ऐसी जगह से लोन मिल पा रहा है जहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो है, तब आप डेब्ट अपना प्रीफर कर सकते हैं। नहीं तो अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको इक्विटी ही प्रीफर करना चाहिए। सिंपल। चलिए, टैक्स रेट की बात करें। इन हाई टैक्स रेट प्रीफर डेब्ट। जब टैक्स रेट ज़्यादा हो तो डेब्ट प्रीफर करिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन है उसमें टैक्स नहीं लगता है। डिविडेंड जो इक्विटी वालों को मिलता है उसमें टैक्स लगता है। वेरेज एज लो टैक्स रेट वी कैन प्रीफर इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हाई टैक्स रेट है तो डिबेंचर फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर टैक्स फ्री है। अगर आप टैक्स रेट क्या है, लो है, तब आप इक्विटी को प्रीफर कर सकते हैं। सिंपल। 7th है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एज फार एज डेब्ट इज इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर, एज फार एज डेब्ट इज इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर, अगर आपका डिबेंचर अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज कर रहा है, देन वी कैन इंक्लूड इन इट कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट को हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर हमारा डिबेंचर अर्निंग पर शेयर हमारा इंक्रीज करा रहा है, राइट। बट व्हेन ईपीएस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद इंक्लूजन ऑफ डेब्ट, अगर डेब्ट के आने से ईपीएस मतलब शेयर होल्डर्स को जो पर शेयर में अर्निंग हो रही है ना, अगर वो डेब्ट को इंक्लूड करने से कम हो रही है, देन वी मस्ट डिपेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली। क्योंकि भाई अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे अगर अर्निंग कम हो रही है या डिबेंचर को इंक्लूड करने से, तो वो नाराज़ हो जाएंगे और उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एज फार एज डेब्ट इज इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर, अगर डेब्ट ईपीएस हमारा इंक्रीज कर रहा है, देन वी कैन इंक्लूड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करो, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग बढ़ रही है तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा डेब्ट से, राइट। लेकिन अगर ईपीएस से या डेब्ट से ईपीएस डिक्रीज हो रहा है, अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो रहा है, तब हमें इक्विटी की तरफ देखना पड़ता है, राइट। फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें। इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर रिक्वायर मोर फॉर्मेलिटीज एज वेल एज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट। इक्विटी इशू करने के लिए, शेयर्स इशू करने के लिए जो भी अलग से कॉस्ट लगती है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। अगर ये सब देयर इज अ लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग कैपिटल बाय लोन्स और एडवांसेस। नॉर्मल सी बात है, इक्विटी वगैरह इशू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगेगी। अगर है कंपनी के पास इतना पैसा तो ठीक है, अगर नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट में खर्चा नहीं करना चाहते, तो क्या देयर इज अ लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग कैपिटल बाय लोन्स, तब आप डिबेंचर वगैरह में प्रेफर कर सकते हैं, राइट। पैसा है फ्लोटेशन कॉस्ट में खर्चा करने के लिए तो आप इशू कर सकते हैं शेयर्स वगैरह, राइट। अगर नहीं है, राइट, इसमें लिखा रखा है इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर रिक्वायर मोर फॉर्मेलिटी एज वेल एज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट वेयर देयर इज अ लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग कैपिटल बाय लोन्स और एडवांसेस। सिंपल। रिस्क का कंसिडरेशन देख लेते हैं। इफ फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लो, अगर फर्म की बिजनेस रिस्क लो है, देन इट कैन रेज मोर कैपिटल बाय इशू ऑफ डेब्ट। अगर रिस्क लो है तो डेब्ट हम इशू कर सकते हैं। वेरेज एट द टाइम ऑफ हाई बिजनेस रिस्क इट शुड डिपेंड अपॉन इक्विटी। रिस्क अगर कम है तब इक्विटी कर सकते हैं, रिस्क जब हाई है। इफ बिजनेस रिस्क इज लो, अगर कम है तो क्या करेंगे, कम है, रिस्क कम है, देन इट विल रेज मोर कैपिटल बाय इशू ऑफ डेब्ट। जब हमें डेब्ट इशू करना है एट द टाइम ऑफ बिजनेस रिस्क, एट द टाइम ऑफ हाई बिजनेस रिस्क हम इक्विटी कर सकते हैं। लो है तो डेब्ट, हाई है तो इक्विटी। सिंपल। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें। एक्सेस ऑफ डेब्ट मे रिस्ट्रिक्ट द फर्म्स कैपेबिलिटी टू बोरो फर्दर। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन समथिंग बोरोइंग पावर टू मेक केयर ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। देखिए क्या है, एक्सेस ऑफ डेब्ट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म कैपेसिटी। जरूरत से ज़्यादा उधार, डेब्ट क्या होता है, उधारी तो होता है, ज़रूरत से ज़्यादा उधार क्या करता है, फर्म्स की कैपेसिटी टू बोरो फर्दर वो डिक्रीज कर सकता है। तो हमें राइट डिसीजन यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है, कितना हमें डेब्ट इंक्लूड करना है, क्योंकि डिबेंचर हमारे लिए ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल पेमेंट भी आपको चुकाना होता है। तो यहाँ पर एक्सेसिव हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम रिजिड हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास नहीं रहेगी। इसलिए लिमिटेड ही, जितना हम केपेबल हों, जितने टाइमली हम डिबेंचर को हम पे कर सके, उतना ही हमें लेना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉन्ग रन, राइट। चलिए कंट्रोल की बात करें। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट कंप्लीट कंट्रोल, अगर एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं वो कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं कंपनी में, देन दे शुड प्रीफर डेब्ट। उस सिचुएशन में वो डेब्ट प्रीफर कर सकते हैं, राइट। डिबेंचर वाले क्या होते हैं, डिबेंचर होल्डर बाहर के बाहर ही रहते हैं, उनका हक नहीं होता कंपनी में, राइट।
लोन्स ऑफ स्मॉल अमाउंट इफ दे डू नॉट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल दे मे गो फॉर द इक्विटी शेयर। अगर वो माइंड नहीं करते हैं कंट्रोल शेयर करना, मतलब अगर वो पॉजिटिव नहीं है, वो बोलते हैं भाई आने तो बाहर वालों को भी या किसी और को भी हमारे इक्विटी का हिस्सा बन जाते हैं तो ठीक बात है। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब वो इक्विटी इशू कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, दूसरों को कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं तो गो फॉर डिबेंचर। अगर वो कंट्रोल शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है तब आप इक्विटी इशू कर सकते हैं। 12th है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए, इफ सेबी गाइडलाइंस आर इजी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस अगर इजी होती है, may prefer issue of securities where if monetary policies are more flexible then they may go for more of a loans, right? If SEBI guidelines are easy then company may prefer issuing of security। मतलब यहाँ पर अगर SEBI की guidelines easy है तब आप equity issue कर सकते हैं, अगर राइट अगर easy है, अगर थोड़ा बहुत हार्ड है तो यहाँ पर आप लोन्स वगैरह इशू कर सकते हैं। मेरे सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी आर मोर फ्लेक्सिबल देन दे में गो फॉर मोर ऑफ अ लोन्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। देखिए स्पेसिफिकली क्या है, अंदर क्रक्स वाला पॉइंट क्या है इसका, इफ सेबी गाइडलाइंस आर इजी देन कंपनी में प्रीफर इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीफर कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज आर मोर फ्लेक्सिबल, मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह अगर फ्लेक्सिबल होती है, यहाँ पर बैंक्स वगैरह के लिए भी कहा गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कहा गया है, तो हम लोन्स वगैरह की तरफ जा सकते हैं, राइट। अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज की बात करें, वहाँ की गाइडलाइंस इजी है तब हम इक्विटी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर गाइडलाइंस इजी हैं, लोन इजीली मिल रहा है, तब हम डेब्ट की तरफ जाएंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करना और सिक्योरिटी इशू करना कभी कभी कॉस्टली और डिफिकल्ट भी होता है। अगर इजी है तो इक्विटी की तरफ जाइए, अगर हार्ड है तो आप डिबेंचर की तरफ जा सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज में लोन्स वगैरह इजीली मिल रहे हैं तो डिबेंचर की तरफ जाइए, हार्ड वे में मिल रहे हैं तो इक्विटी की तरफ जाइए। दोनों केसेस पे मैंने बता दिए हैं आपको। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी देख लेते हैं या कंडीशन भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड इन द मार्केट बिजनेस इज लो एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो हेजिटेट टू टेक रिस्क, सो एट द टाइम इट इज एडविसिबल टू इशू बोरोड फंड। जब डिप्रेशन वाला टाइम हो, जब मार्केट अच्छा नहीं चल रहा हो, तब हमें बोरोड फंड सिक्योरिटी इशू करनी चाहिए। बट एट द टाइम ऑफ अ बूम पीरियड, जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हाई होता है, उस समय इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिप्रेशन के समय बोरोड फंड, और बूम के समय जब हमारा अच्छा पीरियड चलता है तब हम इक्विटी इशू कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज में भी अफेक्ट करता है, या ये पॉइंट भी अफेक्ट करता है। इफ फर्म कैन नॉट अफोर्ड हाई रिस्क इट शुड नॉट रेज मोर डेप्ट। अगर ज़्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती कंपनी तो उसको ज़्यादा डेप्ट इशू नहीं करना चाहिए। क्या होता है, कंपनी देखे कि और कंपनी ने ज़्यादा डेप्ट ले रखा है तो हम भी ले लेते हैं, बिना ये देखे कि हमारी कंडीशन क्या है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, हमें अपनी कंडीशन देखते हुए डेप्ट को इंक्लूड करना चाहिए। यस और नो, पूरा क्लियर। तो ये थे कैपिटल स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट जो आपके सिलेबस में हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका